बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। नेक्स्ट हमारे पास मेजर टॉपिक्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं और बाकी चैप्टर्स उम्मीद है हम इंशाल्लाह ताला जल्दी कवर कर लेंगे। जनरली हमने पिछले वर्कशॉप्स पे मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो पहले 3 चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस इनकम। अच्छा, बिज़नेस इनकम एक बहुत ही वसी टॉपिक है और मेरा जो फोकस होगा वो अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक नॉर्मल बिज़नेस की रिटर्न या एक स्मॉलर बिज़नेस की रिटर्न जब आपके पास आती है तो उस वक्त आप उस इंडिविजुअल की बिज़नेस रिटर्न के साथ क्या क्या कॉमन एरर्स हैं और क्या इश्यूज़ हैं जो आपको चेक करने चाहिए। पहली बात तो ये कि जब भी आपके पास बिज़नेस इनकम की रिटर्न आएगी तो सबसे पहले आपने बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ज़रूर बनाना है, ठीक है। और बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि देखें जो बिज़नेस के एसेट्स हैं ना वो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं डालने होते। आप वेल्थ स्टेटमेंट में सिर्फ बिज़नेस का कैपिटल डालते हैं। मसलन एक शख्स के बिज़नेस में गाड़ी भी है, बैंक अकाउंट भी है, कोई और उसका बिज़नेस एसेट भी है, वो तमाम के तमाम एसेट कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं? थ्रू द बिज़नेस कैपिटल। तो जो अकाउंटेंट्स हैं वो तो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे वकला हज़रात हैं या जिन्होंने बीकॉम नहीं किया और अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि यार आप पहले जो है जब भी किसी बिज़नेस की रिटर्न बनाएं तो पहले अकाउंटिंग सीखें, क्योंकि जब तक आप अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे आप अपने क्लाइंट की बिज़नेस क्लाइंट की प्रॉपर रिटर्न नहीं बना सकेंगे। तो अकाउंटिंग को सीखना ज़रूरी है, या किसी अकाउंटेंट के साथ इंगेज हो जाएं और उसके साथ अपना जो भी मुआहदा है वो करके और अकाउंटिंग की प्रॉपर जो बेसिस हैं एक्रूअल बेसिस या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इंडिविजुअल एओपी जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर सकता है और कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करें। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिज़नेस के हवाले से जी। नेक्स्ट, दूसरा आपने ये जहन में रखना है कि इंडिविजुअल और एओपीज़ के अंदर जब बिज़नेस की रिटर्न बनाते हैं तो अगर उनका टर्नओवर 100 मिलियन से ऊपर जाता है तो उनके ऊपर मिनिमम टैक्स भी लग जाता है जो कि सेक्शन 113 के तहत लगता है। तो प्रॉब्लम ये आया, मैंने कई रिटर्न्स में ये ऑब्ज़र्व किया कि लोगों ने रिटर्न बना दी लेकिन मिनिमम टैक्स को कंसिडर नहीं किया। तो इंडिविजुअल और एओपी के लिए मिनिमम टैक्स 100 मिलियन से ऊपर टर्नओवर पे एप्लीकेबल होता है, जबकि जो कंपनीज़ हैं उन पे इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट, इसी तरह जो एओपी के मेंबर्स हैं, अब शेयर फ्रॉम एओपी जब आता है तो शेयर फ्रॉम एओपी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, लेकिन उस शेयर फ्रॉम एओपी को आपने क्लब करना होता है नॉर्मल इनकम के साथ और आपने क्लब करके तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो एप्लीकेबल है वो निकालना होता है। तो सिंपली उसे एग्जेम्प्ट कर देना जो है वो करेक्ट नहीं होगा, उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल कर उसकी जो बाकी इनकम है उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा, कई केसेस मैंने देखे और उनमें एरर क्या हुआ था, आपने डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाया और ओपनिंग बैलेंस का ख्याल ही नहीं किया कि भाई ओपनिंग बैलेंस जो है वो पिछले साल के डेप्रिसिएशन शेड्यूल से मैच होना चाहिए। इसी तरह स्टॉक एंड ट्रेड के ऊपर लोगों ने ओपनिंग स्टॉक को रिकनसाइल नहीं किया हुआ कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस कंज्यूम करके आप क्लोजिंग स्टॉक पे पहुँचे, करंट ईयर की रिटर्न जो है ना वो वैसे ही रिकनसाइल कर दी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने अगेन ये सारी जो एरर्स अराइज हो रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये सारे एरर्स जो है अकाउंटिंग को ना समझने की वजह से अराइज हो रहे हैं। तो जो मेरे आईटीपीज़ हैं और जो मेरे लॉयर हजरात हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस की रिटर्न बनाते हुए अकाउंटिंग को ज़रूर समझें, अदरवाइज़ योर क्लाइंट विल सफ़र। नेक्स्ट, अच्छा, सेक्शन 21 के हवाले से क्योंकि इनकम फ्रॉम बिज़नेस में क्या होता है कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर आप उसमें एडजस्टमेंट करते हैं ऐसे एक्सपेंसेस की जो लॉ अलाउ नहीं कर रहा।
उनमें चंद एक जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं जो आपने लाजमी ख्याल करना है कि ये इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, क्लाइंट को भी अपने एजुकेट करें और ख़ुद भी ख्याल रखें रिटर्न फाइल करते हुए। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउबल एक्सपेंस नहीं है, उसकी बजाय आपने टैक्स डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है। फिर अगर कोई एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो आपने उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना है। और एक इम्पॉर्टेंट एरर जो अक्सर मैंने रिटर्न्स में देखा वो सेल ऑफ फिक्स एसेट के हवाले से है। जब एसेट सेल होता है, जब कोई बिजनेस एसेट सेल होता है तो आपकी जो सेल प्राइस है उसमें से रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करके आपने गेन मालूम करना होता है। लेकिन जब टैक्स के लिए आप करते हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू टैक्स वाली रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी होती है। मेरे अक्सर भाई ये करते हैं कि वो अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू उठाते हैं और उसमें सेल प्राइस के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो वो टैक्स गेन जो वर्कआउट होता है वो इनकरेक्ट होता है। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू वर्कआउट करना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा व्हीकल, गाड़ियों के ऊपर पहले लिमिट थी 25 लाख रुपए की, अब ये बढ़ा के 75 लाख रुपए, अब गाड़ी महंगी हो गई है तो गवर्नमेंट ने लिमिट भी इंक्रीज़ कर दी है। याद रखें, जब आप अपने क्लाइंट की रिटर्न में बिजनेस में गाड़ियों को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एक गाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट जिस पे डेप्रिसिएशन ले सकते हैं वो 75 लाख रुपए है। अगर किसी ने 1 करोड़ की गाड़ी ख़रीदी तो डेप्रिसिएशन 75 लाख पे मिलेगी, 1 करोड़ पे नहीं मिलेगी। एक लॉ में एनॉमली भी आ गई पिछले साल, वो ये कि इन्होंने गाड़ी की कॉस्ट को तो इन्हेंस कर दिया लेकिन लीज एसेट की जो वैल्यू है उसको नहीं इन्हेंस किया 2.5 मिलियन से। अब अगर हम लीज़ और बाय डिसीजन को देखें तो अगर आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन 7.5 मिलियन तक क्लेम हो सकती है, लेकिन अगर आप गाड़ी लीज़ करते हैं तो उसकी जो लीज़ एक्सपेंसेस हैं या लीज़ पेमेंट्स हैं वो अप टू 2.5 मिलियन क्लेम हो सकते हैं। So from tax perspective, it is better to buy a car and claim higher depreciation over a period of time rather than getting it on lease now. वो हम BFD में पढ़ते हैं ना, अगर जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं कि लीज़ या बाय डिसीजन आपने करना है तो अब बाय और लीज़ डिसीजन में ये इंपॉर्टेंट टैक्स के एलिमेंट को भी जेहन में आपने रखना है। एक्सपेंसेस पेड इन कैश हैं तो अलाउेबल नहीं होते, एक्सेप्ट जो 25,000 रुपये से कम के अंदर हैं वो सिंगल ट्रांजैक्शन अलाउ हो जाती है। अगर आपने टैक्स विद होल्ड नहीं किया तो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। हाउएवर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की सूरत में इस पर लिमिट है कि मैक्सिमम डिसअलाउंस 20% ऑफ परचेजेस तक हो सकता है। पेनल्टीज लेविड ऑन वायलेशन ऑफ लॉ। अच्छा, अब ये लॉ क्या चीज़ है, एक जहन में रखें कि इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट के बनाए हुए किसी लॉ, रूल, रेगुलेशन की आपने खिलाफ वर्जी की, मसलन इन्वायरमेंट का लॉ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई लॉ है या कोई भी लॉ है, उसकी आपने खिलाफ वर्जी की तो पेनल्टी आपको लग गई, वो डिसअलाउ है। लेकिन अगर दो पार्टीज़ का आपस में कोई मुआहदा है और उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से एक पार्टी दूसरी को पेनल्टी लगाती है तो इवन अगर वो दूसरी पार्टी गवर्नमेंट भी है तो वो पेनल्टी यहाँ पर डिसअलाउ नहीं होगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन है कि इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस, इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन। मसलन आपने कहा जी 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने कहा सड़क बना दो, आपने 70 दिन लगा दिए, 10 दिन का आपको पेनल्टी गवर्नमेंट ने डाल दी, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस एडजस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कहा 60 दिन की प्राइस ये है, 70 दिन की प्राइस ये है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है। अनरियलाइज एंड रियलाइज एक्सचेंज गेन लॉसेस, इनकी वर्किंग करनी ज़रूरी है ताकि रियलाइज़ को क्लेम करें और अनरियलाइज को क्लेम ना किया जाए। आल्दो इस पर भी कुछ इख्तलाफात है लेकिन फ़िलहाल आप उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। नेक्स्ट, सॉरी मैं आता हूँ, एक दफ़ा ये लिस्ट एक दफ़ा कंप्लीट कर दूँ फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ अभी इसके ऊपर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुटी फंड। अच्छा, अनअप्रूव्ड फंड को आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो वो टोटली डिसअलाउड है, और अप्रूव्ड फंड को आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो पहले वो फुली अलाउड होता था, अब ये याद रखें अब वो भी 50% तक अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। कमीशन, अगर आप कमीशन पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को जो इनएक्टिव है और उसका सेल्स टैक्स के 3rd शेड्यूल में उन आइटम्स का नाम लिखा हुआ है, तो अगर वो कमीशन 0.25% से ज़्यादा है तो वो भी डिसअलाउड है।
प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर आप 5 साल में क्लेम कर सकते हैं, सारे का सारा पहले साल में क्लेम नहीं कर सकते। राइट ऑफ यूज एसेट्स, अब एक कंसेप्ट आ गया है राइट ऑफ यूज एसेट्स का। जब आप कंपनी की रिटर्न्स बनाएंगे जो IFRS कंप्लाइंट है तो उसमें आप देखेंगे राइट ऑफ यूज एसेट्स है और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो क्लेमेबल नहीं है, उनका सिर्फ रेंट आप क्लेम कर सकते हैं। बैड डेट्स की अगर प्रोविजन है तो एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं है, राइट ऑफ आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर किसी को POS इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है और उसने नहीं करवाई तो एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स जो है अप टू 8% तक डिसअलाउ किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे की है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा और कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ लें। जी सॉरी, आपका क्वेश्चन था? अच्छा, फ़र्ज़ किया आजकल मेरा ख्याल है सिविक जो है ना वो 1 करोड़ रुपए की आती है, ठीक है, और वो सिविक आप ख़रीदते हैं, बिजनेस एसेट है, तो आप 1 करोड़ पे उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे, बल्कि आप जब डेप्रिसिएशन चार्ट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 75 लाख रुपए, और जो 15% का रेट है वो 75 लाख पे अप्लाई करेंगे, आपको 1 करोड़ का 15% नहीं मिलेगा। ठीक जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, ये एक सॉल्व्ड एग्जांपल है जो कि एक नॉर्मल एक छोटे बिजनेस की इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैलकुलेशन के लिए। होपफुली आप इस एग्जांपल को जब अपने पास खुद सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, आगे चलिए। चैप्टर 4, अच्छा, कंपनी टैक्स रिटर्न के हवाले से अगेन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्मॉलर कंपनीज़ की, जो SME कंपनीज़ हैं, मीडियम भी बल्कि मैं नहीं कहूँगा, स्मॉल कंपनीज़ की रिटर्न की। ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज़ के बड़े मसाइल होते हैं, उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन मेरा टॉपिक जो है वो नॉर्मल रिटर्न्स है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करें और उसमें नॉन कैश आइटम आइडेंटिफाई करें। देखें, जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है ना, उसमें से 3-4 आइटम तो आपको कैश फ्लो में से ही मिल जाते हैं। डेप्रिसिएशन आपको वहाँ से मिल जाएगा, जो प्रोविजंस हैं वो आपको वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएंगी, एक्सचेंज गेन लॉस की फिगर आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैलकुलेशन आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपनी की लायबिलिटी कैलकुलेशन में मिनिमम टैक्स और अल्टरनेट कॉरपोरेट टैक्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना है। ये तमाम कंपनीज़ पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट अगर वो एग्जेम्प्ट हैं या वो टैक्स क्रेडिट है उनके पास 65D का। प्रॉफिट ऑन डेट हमने इंडिविजुअल में देखा था, वो FTR है, कंपनीज़ के लिए वो FTR नहीं है। डिविडेंड जो है वो कंपनीज़ के लिए भी FTR है और इंडिविजुअल्स के लिए भी FTR है। बाकी इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैलकुलेशन कंपनीज़ की और इंडिविजुअल बिजनेसेस की सेम है जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन है कंपनी रिटर्न के ऊपर तो पूछ लें, या इनकम फ्रॉम बिजनेस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, डीम्ड रेंटल इनकम, ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है और उम्मीद है कि यहाँ पर पहले इसके ऊपर काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू हो चुकी होगी। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़रा कोशिश करता हूँ सादा अल्फाज में। और गवर्नमेंट ने ये कहा कि डीम्ड रेंटल इनकम का कंसेप्ट क्या है कि किसी के पास, अब ये लॉ के एग्जैक्ट अल्फाज नहीं बयान कर रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, अगर किसी के पास कोई फालतू इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो फालतू इमूवेबल प्रॉपर्टी का 1%, जब फार्मूला ड्राइव करेंगे तो एक्चुअली 1% बनता है, तो उस फालतू इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का 1% गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है डीम्ड रेंटल इनकम। अब इसमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी हैं, फालतू किसको कहते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट दे दी कि ये प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड है, बाकी सब फालतू है, डीम्ड रेंटल इनकम वाली है। नेक्स्ट पे जाए स्लाइड पे। तो जो एक्सक्लूजन दी, इससे आगे जाए। वन सेल्फ ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि वन सेल्फ ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मेरी नहीं, बिजनेस भी नहीं है, मैं किसी भी अपनी एक प्रॉपर्टी को आउट कर सकता हूँ। तो मेरी जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे टैक्स लगने का चांस है, मैं उसको लॉ मुझे अलाउ करता है कि उसको आउट कर दो, अनलेस कि वो बाकी किसी एक्सक्लूजन में आ रही हो। तो आप सबसे पहले तो एक ऐसी प्रॉपर्टी को आउट कर दें जो सबसे आपकी महंगी प्रॉपर्टी है।
उसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ से आपका बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है, लेकिन उसमें ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक्टिव टैक्स पेयर के लिए है और आप वहाँ से बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। फिर दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको भी बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ये एक एक्सक्लूजन है कि जो शहीद हैं या सरकारी मुलाजिम हैं उनको एक्सक्लूजन दी गई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है और इन लोगों को भी डीम्ड रेंटल इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। आल्दो लाहौर हाई कोर्ट ने एक तरफ ये कहा है कि डीम्ड रेंटल इनकम जो है वो एंट्री 47 की अल्ट्रा वायरस है, लेकिन साथ ये कहा कि एंट्री 52 की इंट्रा वायरस है और साथ ये लिखा कि वी एक्सपेक्ट के गवर्नमेंट इस लॉ को मॉडिफाई करके एंट्री 52 के मुताबिक कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट अगर कुछ मॉडिफिकेशंस कर दे तो ये डीम्ड रेंटल इनकम एक तरह से अपहोल्ड है फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है, उससे रेंटल इनकम आ रही है और या कोई और इनकम आ रही है जो आप ऑफर फॉर टैक्स कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी डीम्ड रेंटल इनकम के टैक्स से आउट है। जो आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है 236K उसके ऊपर दी है, वो भी डीम्ड रेंटल इनकम से आउट है। और ये सारी प्रॉपर्टी आउट होने के बाद अगर टोटल जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू 25 मिलियन रुपए से कम है तो फिर आपको डीम्ड रेंटल इनकम का टैक्स नहीं लगेगा, वरना जो 25 मिलियन से ऊपर जितनी अमाउंट है उस सारी अमाउंट के ऊपर लगेगा। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें डीम्ड रेंटल इनकम के ऊपर। जी हाँ जी, ये कोई फाइनल टैक्स तो है नहीं, तो आप जब अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे और आपके पास कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अवेलेबल है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे 236K का हो सकता है, C का हो सकता है, तो जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं यू कैन क्लेम। जी बिल्कुल ऐसे सर, वो चूँकि मिनिमम है ना, वो अपनी जगह पर मिनिमम है तो उनको तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि वो तो लायबिलिटी भी बन गई और एडजस्ट करके मिनिमम भी हो गया तो वो ज़ीरो रह जाएगा ना अवेलेबल। जी हाँ, अगर फालतू बच गया तो वो रिफंडेबल है। मसलन वो फालतू सर उस वक्त बचेगा ना जब ज़्यादा किसी ने काट लिया। मसलन मिनिमम है 100 रुपये की इनकम है और 10 रुपये की मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है और 10 रुपये ही कट गया तो फालतू नहीं बचेगा, लेकिन अगर किसी ने 11 रुपये काटा तो फिर वो फालतू बचेगा मेरे पास। जी ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी अगर फालतू होगा तो फिर आएगा, फालतू नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। जी अच्छा, मिनिमम टैक्स पे वैसे हमारे पास आगे भी कैलकुलेशन है, वो भी अभी हम रीडिस्कस भी कर लेते हैं। जी किसी का कोई और क्वेश्चन? जी नहीं, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए क्लॉज है, वहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल। जी सॉरी, इसमें हर प्रॉपर्टी फॉल करती है सिवाय जो एक्सक्लूडेड है। सर मेरी जो क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है बिजनेस इनकम के पोर्शन के लिए। हम हमारे जो मेंबर हैं कुछ तादाद कॉमर्स ग्रेजुएट यानी बैकग्राउंड वाले या अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं और काफ़ी तादाद जो है ना एडुकेट्स हैं जिनका यानी अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है।
अच्छा, हम लोग मिस्टेक करते हैं कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। वो काइंडली उस पर ज़रा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन वो ये कि मैंने पर्सनल एसेट्स को, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, पर्सनल एसेट्स को प्लज करा के या उनके अगेंस्ट मैंने लोन लेके अपने बिजनेस में लगा दिया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक गाड़ी ली अपने पैसे यानी पर्सनल एसेट्स को की बुनियाद पे, और वो मैंने बिज़नेस में इंडल्ज कर दी। बिज़नेस में मैं मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। एक गाड़ी है जो मैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, वो भी मैंने उस पर लीज़ पे ली हुई है या लोन पे ली हुई है, तो वो मैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो करता हूँ। इसी तरह मैंने एक लोन लिया ज़ाती उसके लिए, और वो मैं अपने घर को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया। तो ये इसमें थोड़ी सी वजाहत फरमा के अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से नवाजें। अच्छा, ये मैंने जो पहली स्लाइड थी उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस है आपकी और आपके पर्सनल एसेट्स भी हैं तो आपने उन्हें इंटरमिंगल नहीं करना। जो बिज़नेस एसेट्स हैं उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने सेपरेट बनाना है, और उस बिज़नेस एसेट के मसलन बैंक अकाउंट है या व्हीकल है वो तमाम उसके अंदर रहेंगे, और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में कैपिटल आएगा, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में वो बिज़नेस एसेट नहीं आएंगे, सिर्फ उसका नेट कैपिटल रिफ्लेक्ट होगा। ये तो मैंने पहली स्लाइड पे बता दिया था। तो मेरे ख्याल है आप शायद नमाज़ पढ़ के लेट आए होंगे तो इसलिए आप नहीं सुन सके होंगे, तो वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? अनाउंसमेंट कर देते हैं ऑडियो के लिए ना, रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑडियो मतलब हमारी वीडियोस में आ जाए, तो माइक इसके भाई के पास है। अच्छा, तो जिसने आप सवाल करना वो खड़ा हो जाए और माइक लेकर सवाल करें। जी ठीक हो गया सर, आपने डीम्ड, रिकॉर्डिंग में आ जाए। जी, बिल्कुल सही। हम डीम्ड की बात कर रहे थे। एक शख्स है, उसके पास 20 मिलियन 30 जून को था, 3 जुलाई को 6 मिलियन और उसने ऐड कर दिया, एक प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, तो वो 1 साल के लिए तो एग्जेम्प्टेड हो गई ना, तो क्या हम उसको अगले साल जाके डिक्लेयर करेंगे? डीम्ड रेंटल इनकम में जी जी, डीम्ड रेंटल इनकम का कानून ये है कि 30 जून की डेट के ऊपर जो एसेट्स आप होल्ड कर रहे हैं उनके ऊपर डीम्ड रेंटल इनकम का कानून अप्लाई होगा, ठीक है। और उसमें से बाकी एक्सक्लूजन्स उन्होंने निकाल दी। ठीक। तो अगर एक प्रॉपर्टी 30 जून पे आप होल्ड ही नहीं कर रहे तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक। और अगर वो एक्सक्लूजन्स में फॉल कर रही है तो उस पर भी अप्लाई नहीं मतलब होगा। 1 साल की एग्जम्पशन भी तो आएगी ना उसको। मैं यही कह रहा हूँ ना कि 236K की एग्जामेशन में फॉल कर गए ना, जी। तो प्रिंसिपली मैंने कहा वो किसी भी एक्सक्लूजन में आ जाए तो वो बाहर निकल जाएगी। ठीक, थैंक यू। शुक्रिया जी जी। नेक्स्ट जी, सॉरी जी, मेरा क्वेश्चन है कि पर्सनल अकाउंट एक आदमी यूज़ कर रहा है बिजनेस के लिए, क्या बैलेंस शीट में डिक्लेयर हो सकता है? पर्सनल अकाउंट बिजनेस में यूज़ कर रहा है जी। तो बैलेंस शीट में डिक्लेयर हो सकता अच्छा, है? अगर बैलेंस शीट में आप जाएंगे ना, अब देखें अगर एक अकाउंट है, वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट बिजनेस अकाउंट मेंटेन करें, ठीक है। और उस बिजनेस अकाउंट को बैलेंस शीट में रखें, अपनी पर्सनल वेल्थ का पार्ट ना बनाएं। ये पहली एफर्ट होनी चाहिए, और जो पैसे उससे निकालें वो आपकी ड्राइंग के तौर पर कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट में आते रहें। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकली ये होता है कि अक्सर लोग अपने बिजनेसेस को, क्योंकि इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है अकाउंटिंग की, तो लोग कॉमन रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अब इस मसले को आप अकाउंटिंग के ज़रिए हल करते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग के ज़रिए कैसे हल करते हैं? अकाउंटिंग के ज़रिए अब अगर आप उस बैंक अकाउंट को पर्सनल वेल्थ में डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वो दोनों किस्म की ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, जी बिल्कुल। तो जो आप ये समझे उस बिज़नेस के जाके एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल उस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आए जो कि रेवेन्यू के पैसे थे, ठीक हो गया? ठीक है। तो रेवेन्यू, अब बिजनेस का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसकी जब अकाउंटिंग एंट्री बनाएंगे तो रेवेन्यू क्रेडिट हो गया, और दूसरी तरफ अब वो बैंक अकाउंट को तो डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि वो बिजनेस का बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो एक तरह से वो ड्राइंग हो गई, डायरेक्ट ड्राइंग हो गई, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आपको अकाउंटिंग के ज़रिए इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा।
तब आप रिजॉल्व कर सकेंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उस पर्सनल अकाउंट को बिजनेस का अकाउंट डिक्लेयर कर दें, बिजनेस के अकाउंट में ले जाएं और वहाँ पे सारे बिजनेस की एंट्रीज बैंक वाली करते रहे और जो पैसा फिर वो निकाल रहा है उसको ड्राइंग में दिखाते रहे। तो दोनों तरह से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान है कि आप उसे बिजनेस का हिस्सा दिखा दें और वहाँ से फिर जो पैसा निकल रहा है ड्राइंग दिखाते रहे। मतलब वेल्थ में शो ना करें, सिर्फ वेल्थ में शो ना एक जगह। थैंक यू जी। किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट पे आ जाए, आगे चले जाए। एक जो नया आया है वो सुपर टैक्स का आया है और सुपर टैक्स के ऊपर आज एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है और सरदार एजाज इसाक साहब जो है उन्होंने सुपर टैक्स को कहा है कि ये अल्ट्रा वायरस है और डिसीजन की डिटेल्स ऑब्वियसली पढ़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर मैं इस सेक्शन को सेव करना चाहता हूँ तो आई हैव टू रीड इनटू इट। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आई हैव टू रीड इनटू इट तो मुझे कुछ डिस्क्रिमिनेशन इसमें से निकालनी पड़ेंगी। ये मैं यहीं बैठा हुआ पढ़ रहा था तो सीधा सीधा जो बातें नज़र आई हैं, एक उन्होंने कहा कि E&P कंपनीज़ पर ये नहीं लग सकता, एक इन्होंने कहा कि उसकी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती, और एक उन्होंने ये कहा कि ये जो सुपर टैक्स है जो उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेटरी एक बनाया था ना जिसपे सिंध हाई कोर्ट का भी डिसीजन है, उन्होंने कहा वो भी नहीं हो सकता। जी शुरू में हो गया, वो सिंध हाई कोर्ट का था, इन्होंने भी कह दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में आज कि वो भी डिस्क्रिमिनेटरी है, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है और इस डिसीजन के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी हैं, तफसील से पढ़ने का मौका मिलेगा। बहरहाल इस वक्त और एक और भी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो तब भी ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये जो कहते हैं मैं डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ करेंगे, वो अलाउ करनी पड़ेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी सुपर टैक्स जो लगा रहे थे ना तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं मुझे देते थे और मेरी करंट ईयर की इनकम के ऊपर सुपर टैक्स लगा रहे थे। उन्होंने कहा ये आप नहीं कर सकते, आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अलाउ करने के बाद जो इनकम आएगी वो आपने देखनी है कि वो 150 मिलियन से एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही है और फिर आप उसके ऊपर सुपर टैक्स लगाएंगे। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा फार रीचिंग डिसीजन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सुपर टैक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। जब तक उस डिसीजन के समरात आते हैं उस वक्त तक रेट्स जो एप्लीकेबल हैं वो ये है कि 1%, 2%, 3%, 4% और इसी तरह स्लैब्स में आगे जा रहे हैं और उसके उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि किस स्लैब की इनकम के ऊपर कितना रेट एप्लीकेबल होगा। ये स्लाइड आपके पास आ जाएगी और आप वैसे भी लॉ से देख सकते हैं कि स्लैब रेट्स क्या है। नेक्स्ट, इसको छोड़ दें, आगे चले जाए। सुपर टैक्स पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सुपर टैक्स पे कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके अच्छा जी, मिनिमम टैक्स एंड सर वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना वो है इंटरिम डिसीजन, ठीक है। और इंटरिम डिसीजन का कानून ये है कि वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, वो डिसीजन इन पर्सनम है। जो लोग वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए गए थे उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% जमा कराओ और कर दो। और जो सुप्रीम कोर्ट के पास मसलन मैं अभी हम एक केस के अंदर गए, आईटी सेक्टर की एक कंपनी थी, उसके ऊपर उन्होंने लगा दिया, हमने वहाँ पे क्लेम किया कि आईटी सेक्टर तो 65F का क्रेडिट है, तो उसके ऊपर ट्राइब्यूनल ने हमें विदाउट एनी पेमेंट उसके ऊपर दिया है क्योंकि हमारा प्ली कुछ और है उसके अंदर कि हमारे ऊपर सुपर टैक्स किसी और वजह से नहीं लगता। तो वो डिसीजन इन पर्सनम है, डिसीजन इन रेम नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मिनिमम टैक्स एंड अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स। मिनिमम टैक्स एंड अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा FBR से इख्तलाफ है और जो मैं रिट का शुरू में जिक्र कर रहा था कि FBR अब कैलकुलेशन IRS कैसे करता है इसकी, ठीक है। IRS कैलकुलेशन ऐसे करता है कि मसलन मेरी टोटल इनकम रेवेन्यू जो है वो 10 लाख रुपये है और उसमें से 7 लाख रुपए की आमदनी ऐसी है जिस पे टैक्स कटा हुआ है और 3 लाख की आमदनी ऐसी है जिस पे टैक्स नहीं कटा हुआ, ठीक है। तो IRS क्या करता है कि 7 लाख रुपए की आमदनी और 3 लाख की आमदनी में मेरे एक्सपेंसेस को अपॉर्शन करता है। अपॉर्शनमेंट करने के बाद जो नेट आमदनी आती है 7 लाख पे टैक्स लायबिलिटी अलग कैलकुलेट करता है
और 3 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी अलग कैलकुलेट करता है। जब 7 लाख पे कैलकुलेट करता है तो जनरली मिनिमम टैक्स हायर हो जाता है नॉर्मल टैक्स से। उस मिनिमम और इधर जो जहाँ पे नहीं कटा हुआ वहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्मल टैक्स हायर होता है। फिर वो मिनिमम टैक्स और नॉर्मल टैक्स को कंबाइन करके मेरी एक हायर टैक्स लायबिलिटी बना देता है, ठीक है। ये आईआरएस की कैलकुलेशन है विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एनी लीगल प्रोविजन। लॉ में कहीं इस किस्म की अपॉर्शनमेंट का ना जिक्र है, ना लॉ इस किस्म की अपॉर्शनमेंट रूल 13 में कोई ऐसी इनकम ही नहीं है कि यार मिनिमम टैक्स की कोई इनकम सेपरेट होगी और अदर देन मिनिमम टैक्स की इनकम सेपरेट होगी। और इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत जजमेंट जो है वो एम अकरम साहब ने लिखी है, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि यार ये तो जिस तरह मिनिमम टैक्स ये कर रहे हैं ये तो वैसे भी अल्ट्रा वायरस है। उन्होंने कहा मेरी ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी नहीं है, हाई कोर्ट आने तो फिर मैं इसे अल्ट्रा वायरस करता हूँ, ठीक है। तो ये भी उन्होंने लिखा। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से ये मिनिमम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी ये लॉ के इवन अपनी प्रोविजंस के अगेंस्ट है। मसलन अब मैं एक शख्स हूँ, कंपनी है, कंपनी का इस साल इनकम कंपनी ने एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स देना होता है। मैंने फ़र्ज़ किया 1 लाख रुपए की सर्विसेज दी और मेरा इस साल कोई टैक्स डिडक्शन नहीं हुई। अब मैंने उस 1 लाख रुपए के ऊपर जब कोई टैक्स डिडक्शन नहीं हुई तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, टैक्स दे दिया। अगले साल जब मुझे वो 1 लाख रुपए वसूल हुए उसके ऊपर अगलों ने टैक्स काट लिया 8% के हिसाब से, तो वो जो 8% अगले साल कटा वो मेरे लिए अगले साल मिनिमम टैक्स हो गया। तो एक आमदनी के ऊपर मैंने 2 दफ़ा टैक्स मांग रहे मुझसे, पहले एक्रूवल पे और उसके बाद रिसीट बेसिस के ऊपर, जो कि लॉ की अपनी प्रोविजंस के अगेंस्ट है। लॉ कहता है कि डबल डेरिवेशन और डबल डिडक्शन अलाउड ही नहीं है। एक इनकम को अगर आपने एक्रूवल पे टैक्स कर लिया तो आप रिसीट पे टैक्स नहीं कर सकते, और आपने रिसीट पे टैक्स कर लिया तो आप एक्रूवल पे टैक्स नहीं कर सकते। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन है। लेकिन इस वक्त जो मिनिमम टैक्स की प्रोविजन है और जो आईआरएस कैलकुलेशन कर रहा है वो टोटली अगेंस्ट द लीगल प्रोविजंस है। इसी के ऊपर हाई कोर्ट में रिट हुई थी और हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई इसके अंदर आप अलाउ करें कि टैक्स पेयर अपनी मर्जी से इसके मुताबिक जो उनकी इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक करें। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई प्राल में आईआरएस के अंदर चेंजेस नहीं आई हैं। हाउएवर जो हमारा लीगल ओपिनियन है उसके मुताबिक जब टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे और ये कंसेंसस है, यानी एज़ फार एज़ रितबा को मैं जानता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन, तो वहाँ पर किसी टैक्स एडवाइज़र या चार्टर्ड अकाउंटेंट का इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं है। ये कंसेंसस है इसके ऊपर कि कैलकुलेशन होगी तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर उसे इंट्रा वायरस मान लिया जाए तो विच एवर इज़ हायर टैक्स लायबिलिटी होगी और उसकी कोई अपॉर्शनमेंट की लॉ में कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। तो ये मिनिमम टैक्स और अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से अब लोग सवाल करते हैं, जैसे सर ने शुरू में भी फरमाया था कि जब आईआरएस ऐसी कैलकुलेशन करता है तो क्या करे टैक्स पेयर उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारा तरीक़ाकार है या जो हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो सीनियर्स से भी मैंने डिस्कस किया, सारे यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपनी टैक्स कंप्यूटेशन रिटर्न के साथ अटैच करके और दे देते हैं और वहाँ पर हम एडजस्टमेंट डाल देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं कि फ़लाँ जगह पे हमने एडजस्टमेंट डाली है ताकि वी अराइव एट अ कैलकुलेशन जो हमारे हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बन रही है, क्योंकि हमारे पास रास्ता कोई और है ही नहीं। अदरवाइज़ हम नॉन फाइलर हो जाएंगे और नॉन फाइलर हो जाएंगे तो फिर वो डबल टैक्सेशन और ट्रिपल टैक्सेशन के अंदर चले जाएंगे। तो इस वक्त ये एक रास्ता निकाला हुआ है। इस पर 1-2 मरतबा ऐसा हुआ कि एफबीआर के ऑफिसर से हमारे पास नोटिस वगैरह वसूल हुए और हमने जाके जब एक्सप्लेन किया तो दे डिड नॉट ड्रॉ एनी एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑन इट। तो यानी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसको एफबीआर की हद तक भी माना जा रहा है कि ये ठीक है, इंटरप्रिटेशन ये है, और जहाँ पर नहीं माना तो अपीलों में भी फैसले आए हैं, जैसे मैंने एम अकरम साहब का फैसला बयान कर दिया। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें थर्ड कॉलम आपका है इंडिविजुअल एओपी विद मोर देन 100 मिलियन टर्नओवर इन एनी टैक्स ईयर आफ्टर टैक्स ईयर 2017। ये 2017 की जो ये लिमिट थी 100 मिलियन की, ये फाइनेंस एक्ट 2021 में जाके जो है वो ये अमेंड हुई थी। ये पहले 10 मिलियन थी, 1 करोड़ रुपए। इसमें आपने एम अकरम साहब की जजमेंट का हवाला दिया। मेरे इल्म में ये बात आई है कि उन्होंने इसको जो है वो अकाउंट फॉर किया है कोर्ट ऑफ लॉ ने कि ये एप्लीकेबल होगा, चूँकि इसके साथ जो है वो लेजिस्लेचर ने अमेंडमेंट नहीं की कि ये फाइनेंस एक्ट 2021 जो है वो एप्लीकेबल होगा टैक्स ईयर 2022 से ऑनवर्ड।
चूँकि इसके ऊपर जो है वो अमेंडमेंट नहीं है, तो वो एम अकरम साहब की जजमेंट का सुना है कि वो खुलासा अगर आपके इल्म में है तो वो बयान कर दीजिएगा कि क्या ये आज अगर मैं 2018 की रिटर्न जमा कराना चाहूँगा तो मुझे बेसिक लिमिट 100 मिलियन के ऊपर टैक्स देना होगा या 10 मिलियन के ऊपर? देखिए, ये एक सेटल्ड प्रोपोजिशन है कि जब भी कोई चार्ज, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, जब भी कोई चार्जिंग प्रोविज़न में अमेंडमेंट आती है तो ये एम अकरम साहब क्या, ये सुप्रीम कोर्ट लेवल तक डिसाइडेड है कि जब भी किसी चार्जिंग प्रोविज़न के अंदर अमेंडमेंट आएगी तो वो प्रोस्पेक्टिव होगी, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट आई थी, ये अमेंडमेंट जिस टैक्स ईयर, जिस फाइनेंस एक्ट के ज़रिए आई थी, उस फाइनेंस एक्ट से आगे के मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगी, उससे पीछे वालों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उससे पीछे 10 मिलियन की लिमिट थी और मेरे ख्याल है उसे 50 मिलियन कर दिया गया था। तो आपने रेलेवेंट ईयर देखना है कि उस रेलेवेंट ईयर में यहाँ 10 था या 50 था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 10 था या 50 था 2018 में। तो अगर 2018 में फॉर एग्जांपल 10 मिलियन था तो 10 मिलियन से अगर ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब है उसमें मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। 2017 लिखा होगा इसके ऊपर ना। वो तो देखिए, स्लाइड जो है वो तो लॉ के अल्फाज नहीं है ना, ये तो जी, जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं चलें, जो एक्सप्लेन करने के लिए हैं। मैं लेकिन शायद ये आज का लॉ है और हम आज की असल में रिटर्नों पे बात कर रहे हैं ना, तो आज की रिटर्नों पे यही लॉ एप्लीकेबल है। जी ठीक, थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, आगे। ये एक एग्जांपल मैंने की हुई है, जो मैंने अभी बात एक्सप्लेन की थी उसी हवाले से है। नेक्स्ट चले जाए सर, ये मिनिमम टैक्स के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। चैप्टर 7, आगे चले जाए जी। मैं 1 मिनट लेता हूँ, ये आगे जाए ज़रा। ठीक है, इससे अगली स्लाइड पे चले जाए। हाँ, यहाँ पर रुकिए जी, सॉरी। सर, मिनिमम टैक्स के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसमें आपने लिमिट बता दिया कि 100 मिलियन तक इसकी लिमिट है। थोड़ा सा माइक करके। 100 मिलियन तक आपने कहा इसकी लिमिट है मिनिमम टैक्स के अंदर। उसका जो टैक्स रेट इसमें अप्लाई होगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसमें बनाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमने टैक्स पे करना है या मिनिमम के हिसाब से पे करेंगे? मिनिमम कंपैरिजन टैक्स का करना जो पड़ेगा सिंपल हमें। कानून है, जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर किसी भी शख्स की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, अगर किसी भी शख्स की, कंपनी की, उसमें कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, इंडिविजुअल की 100 मिलियन से ज़्यादा है, अगर उसकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 1.25% ऑफ टर्नओवर से कम है किसी भी वजह से, वो मजबूत उसमें, तो उसको कम अज़ कम टैक्स जो है वो टर्नओवर का 1.25% देना है। मसलन एक शख्स की आमदनी है 200 मिलियन रुपया, ठीक है, और 200 मिलियन रुपया के ऊपर 1.25% बनता है, तकरीबन 2.5 मिलियन बन जाएगा मेरा ख्याल है। और उसकी जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो फ़र्ज़ किया 5 लाख रुपया है, तो अब उसने टैक्स जो देना है वो 2.5 मिलियन दे रहे हैं, या लॉसेस की वजह से उसकी लायबिलिटी ज़ीरो बन रही है, तब भी उसने 2.5 मिलियन टैक्स देना ही देना है। और अगर एग्जेम्पशन है तब भी उसने 2.5 मिलियन देना है, अनलेस कि क्लॉज 11A पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल की एग्जेम्पशन उसके पास अवेलेबल हो। ठीक है, इसी तरह अगर टैक्स क्रेडिट की वजह से या ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स की वजह से भी उसकी लायबिलिटी 2.5 मिलियन से नीचे है, तब भी उसको 2.5 मिलियन देना ही पड़ेगा। क्लियर है? सर, ये मिनिमम टैक्स में कुछ इदारे जो हैं वो 236 जी भी काटते हैं और 233 भी काटते हैं। उसका इशू आता है सेल्स में कि वो महकमा फिर कहता है कि ये आपकी सेल्स हैं, और वो 233 को वो बिल्कुल उसमें जो है ना अडॉप्ट नहीं करते। तो इस सूरत में क्या किया जाए? रिटर्न में 233 भी काटते हैं कमीशन पे और 236 जी भी काटते हैं टर्नओवर पे। देखिए, जब आपका टैक्स एक ही पार्टी दोनों के ऊपर कलेक्ट कर रही है, जी जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को करते हैं ये। वो तो कलेक्शन होती है ना जी, कलेक्शन करते हैं, विदहोल्डिंग में उन्होंने कलेक्ट कर लिया। अब उसको जब हम टैक्स रिटर्न में बनाते हैं ठीक है। तो हमें उसकी सेल्स बनानी है। 236 जी का है वो तो मिनिमम टैक्स नहीं है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता जी है, जी, वो तो एडजस्टेबल वो तो है ना। मिनिमम नहीं है, लेकिन वो ठीक है। दोनों काट रहे हैं। उसके हिसाब से कुछ सेक्टर ऐसे जिसको 230 जी लगता है, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करनी है, होलसेलर को। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेल करते हैं तो 236 जी कटेगा, लेकिन दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मेरे साथ एजेंट आ गया, ठीक है, अगर तो ये डिस्ट्रीब्यूटर गायब हो गया। अब FBR कहता है कि आपने क्योंकि कमीशन एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर उसको बेचना नहीं है, सही है, 230 जी भी काट लिया उन्होंने मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं कमीशन एजेंट हूँ, उन्होंने मेरा 233 भी काट लिया, टैक्स ये करना चाहिए था। अब
अब दोनों टैक्स काटे गए हैं। अब FBR के पास जब असेसमेंट आती है वो कहते हैं कि जी आपका 236 जी कटा है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को परचेज किया है, आप इस पर अलग टैक्स दें क्योंकि आपका 10 मिलियन 100 मिलियन से ऊपर हो गया। मैं क्लेम करता हूँ जी मैं तो कमीशन एजेंट हूँ, मेरा कमीशन जब ऊपर होगा तो इस थ्रेशोल्ड से तो फिर मैं इस पर पेबल सही है, 1 मिनिमम टैक्स ठीक है। और अदरवाइज तो मैं तो अपने कमीशन का इनकम बना के आपको जमा कराऊंगा। वो कहते हैं आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए आपका 230 जी का। तो ये हमारे प्रॉब्लम इस एरिया में आ ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना असल में ये इसमें नहीं, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। देखिए इस पर मुझे याद है, इस पर ट्राइब्यूनल का एक डिसीजन हुआ था कमीशन एजेंट्स वगैरह के हवाले से कि कमीशन एजेंट की जो इनकम है, क्योंकि कमीशन एजेंट वो उसमें मुझे याद पड़ता है प्रॉब्लम ये हुआ था कि उसने टर्नओवर ज़्यादा दिखा दी थी, सारी जो सेल थी ना उसे टर्नओवर में दिखा दिया। तो क्या वो उसकी टर्नओवर जो है वो टर्नओवर वो शुमार होगी या उसकी टर्नओवर जो है वो कमीशन इनकम शुमार होगी? तो जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है तो जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन था उसमें उन्होंने कैटेगरिकली आइडेंटिफाई किया था कि ऐसे शख्स की जो कमीशन इनकम है वो उसकी इनकम है, वो जो टर्नओवर है वो उसकी टर्नओवर नहीं है। तो इन माय हम्बल ओपिनियन तो उसको कमीशन के हिसाब से ही अपना टैक्स देना चाहिए। और जैसे फिर हम लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, कमीशन पे जो कट गया वो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी, तो विच एवर इज़ हायर जो है वो टैक्स लायबिलिटी बनेगी और जो बाकी टैक्स कटा हुआ है वो एडजस्टेबल है एंड दैट कैन बी क्लेम्ड एज अ रिफंड। लेकिन ऑब्वियसली ये यानी ये एक प्रिंसिपल है और सर्कमस्टेंसेज में शायद थोड़ा डिफरेंट भी हो, लेकिन जनरल प्रिंसिपल जो मुझे ट्राइब्यूनल का याद है वो यही डिसाइडेड है। सर ऐसा ही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लॉसेस। अच्छा, लॉसेस के अंदर ये है कि अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो मैंने एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट जो है लॉसेस को कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन करता है कि लॉसेस की करंट ईयर की एडजस्टमेंट कैसे होगी, कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा और फिर आगे क्या होगा उसके साथ, ठीक है। अच्छा, बाकी जो स्लाइड्स हैं उनको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं सिर्फ इस चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप बाकी स्लाइड्स को पढ़ेंगे, उसमें सारी यही बात लिखी हुई है। इस चार्ट में मैंने ये किया कि ऊपर जो रो है उसमें जितने भी किस्म के लॉसेस मुझे अवेलेबल है लॉ में वो डाल दिए। प्रॉपर्टी इनकम में लॉस हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉस हो सकता है, कैपिटल लॉस हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस हो सकता है और आखिर में मेरे पास अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। यानी ये वो लॉसेस हैं जो लॉ में मुझे अवेलेबल है किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्टमेंट के लिए। और लॉ में इनकम कौन सी है? वैसे नॉर्मली 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस 6 हैं। उन्होंने स्पेकुलेशन बिजनेस को भी एक अलग इनकम करार दी है। तो मेरे पास 5 सोर्सेज कौन से हैं? सैलरी, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन, स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस का लॉस। इनमें प्रिंसिपल एक तो ये है कि सैलरी के अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा। तो आप देखेंगे सबके आगे XXX क्रॉस लगा हुआ है, ये प्रिंसिपल सैलरी के अगेंस्ट हो गया। बाकी ईयर ऑफ इनकरेंस के अंदर कोई भी लॉस किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, इसीलिए आप देखेंगे सब जगह पर Y है। हाउएवर कैपिटल लॉस और स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस ये किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होते। तो आप देखेंगे कैपिटल लॉस के सबके अगेंस्ट X है और सिर्फ कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट Y लिखा हुआ है, यानी यस देयर इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल गेन्स ओनली। इसी तरह स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। तो ये हो गया सेट ऑफ लॉसेस के ड्यूरिंग द ईयर अगर मेरा कोई लॉस इनकर होता है तो मैं उसे कैसे सेट ऑफ करता हूँ। अभी मैं कैरी फॉरवर्ड पे बाद में बात करूंगा, पहले सेट ऑफ के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके, अच्छा, सेट ऑफ जब अगर लॉसेस सेट ऑफ होने के बाद मेरे पास कोई लॉसेस बच गए तो लॉ मुझे अलाउ करता है कि वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लूं, लेकिन हर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी का लॉस लॉ अलाउ नहीं करता कैरी फॉरवर्ड करना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस लॉ अलाउ नहीं करता कैरी फॉरवर्ड करना। हाउएवर कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बाकी सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं 6-6 साल के लिए, जबकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। ठीक हो गया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये याद रखें कि कैपिटल लॉस और स्पेकुलेशन लॉस ईयर ऑफ इनकरेंस में भी
और कैरी फॉरवर्ड होकर भी सिर्फ अपनी रिस्पेक्टिव इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होते हैं सॉरी, जबकि नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है, नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है, हो गया। इतनी देर आप लोग इस चार्ट को समझ लें और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें। जी शुक्रिया। जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इनकी एक खासियत है कि ईयर ऑफ इंक्रेंस के अंदर ये किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाते हैं। नॉर्मल बिजनेस का लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जिस साल इनकर हुए उस साल तो वो किसी भी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जब वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जब वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बनते हैं सॉरी, जब वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होते हैं। इसमें पहले अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का कानून ये था कि ये किसी भी इनकम के अगेंस्ट कैरी होके भी एडजस्ट हो जाती थी। अब ये कानून चेंज हो गया, अब ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होती है। इसके अलावा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पे एक लिमिट और भी आ गई, और वो ये लिमिट आ गई कि अब इसका जब कैरी करते हैं तो कैरी करने के बाद अगले साल में ये मैक्सिमम 50% ऑफ बैलेंस इनकम तक एडजस्ट हो सकती है। बैलेंस इनकम से मुराद ये है करंट ईयर की बिजनेस इनकम माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। तो वो जो बैलेंस इनकम बनेगी बचेगी उसके 50% तक एडजस्ट हो सकती है, बाकी रिमेनिंग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड चलती रहेगी। तो ये लॉसेस का कंप्लीट जो है यहाँ पे मैकेनिज्म इस चार्ट के अंदर एक्सप्लेन्ड है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। कोई नहीं है? ओके, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते जाएं और आगे चले जाएं। चैप्टर पूरा निकाल दें, इसमें सारी बात मैंने बता दी है। बाकी ये एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ परफॉर्म की हुई हैं, इन एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये पिछली स्लाइड पे रोके। अच्छा, इस तरह ये जो लॉ का नया टेक्स्ट आया था ना, तो इसके अल्फाज भी थोड़े से ट्रिकी थे, तो मैंने उसके अल्फाज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अल्फाज में लिखा ताकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू यूज़ हो जाए। प्रिंसिपल वही है जो लॉ ने दी है। आगे चले। ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपकी पढ़ने के लिए हैं ताकि आप इनको समझ सकें। नेक्स्ट, ये आखिरी एग्जांपल रोकें। अच्छा, ये जो आखिरी एग्जांपल है ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल है, और ये जो कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल है ये बेसिकली जो रोज़ है ना ये रिफ्लेक्ट करती हैं ईयर्स को। मसलन ये पहली रो का मतलब है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8। इन रोज़ के अंदर मैंने जितने सिनेरियोज हो सकते थे डेप्रिसिएशन, कैरी फॉरवर्ड और लॉस एडजस्टमेंट के हवाले से, वो हर साल में बना के उसको सॉल्व कर दिया। तो आपके पास कोई भी सिनेरियो आए कि यार ये इस साल में मैंने लॉस को कैसे एडजस्ट करना है, तो आप इस एग्जांपल को अगर समझ लें
तो आपको कभी डेप्रिसिएशन के लॉस में या किसी भी लॉस की एडजस्टमेंट में इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगा। जी नेक्स्ट। अच्छा जी, फाइनल हमारा आज का टॉपिक है वेल्थ और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद जो चैप्टर 9 है उसके अंदर मैंने एक सॉल्व्ड एग्जांपल दी है, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वो सॉल्व्ड एग्जांपल आयरस पे भी सॉल्व्ड है, उसकी एक्सेल कैलकुलेशन भी बनी हुई है और उसकी वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ बना हुआ है। वो सॉल्व्ड एग्जांपल का मकसद ये है कि आप लोग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें और फिर देखें कि आप लोग उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करें तो क्या आपके और मेरे रिजल्ट्स और आयरस के रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और होपफुली इस लेक्चर के बाद आपके और मेरे रिजल्ट्स मैच करेंगे। अगर नहीं मैच करेंगे तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी अबाउट दैट पार्टिकुलर एग्जांपल। वेल्थ और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट आसान है। वेल्थ स्टेटमेंट तो सिंपल है ना कि जी जो 30 जून के ऊपर एसेट है मेरे पास, उन एसेट की एक लिस्ट बना दें और सिर्फ ये याद रखना है कि जितने भी एसेट्स हैं वो तमाम के तमाम एसेट कॉस्ट पर आने हैं। फेयर मार्केट वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, इनका कोई ताल्लुक मेरी वेल्थ स्टेटमेंट के साथ नहीं है। कॉस्ट की डेफिनेशन लॉ में गिवन है, और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि गिफ्ट की सूरत में और इनहेरिटेंस की सूरत में वैसे तो कॉस्ट ज़ीरो होती है, लेकिन लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कॉस्ट को डिफाइन करते हुए कहा कि भाई जो ट्रांसफरर की कॉस्ट है वही कॉस्ट जो है ट्रांसफरी के लिए बन जाएगी इनहेरिटेंस और गिफ्ट की सूरत में। तो ये एक तो ये याद रखना है कि कॉस्ट जो है ना वो आपने उसके ऊपर एसेट को रिफ्लेक्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वेल्थ की असल जो है वो वेल्थ की रिकंसिलिएशन है। अच्छा, वेल्थ रिकंसिलिएशन इज़ नथिंग, लेकिन जो अकाउंटेंट्स हैं वो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। सी इंटर में भी सवाल आता है इसके ऊपर। तो जो मेरे अकाउंटेंट दोस्त हैं जिन्होंने बीकॉम भी किया हुआ है, बीकॉम में भी सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं, और आपको अगर सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दे तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसके लिए आसान है। लेकिन जो मेरे वकला हजरात हैं, जो वकील भाई हैं जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए वेल्थ रिकंसिलिएशन डिफ़िकल्ट है। उनको मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, एडवाइस ये होगी कि जब भी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए तो किसी अकाउंटेंट के साथ उसको डिस्कस कर लें, या अपनी अकाउंटिंग स्किल्स के ऊपर आजकल छोटे शॉर्ट कोर्सेज हैं, आप कोर्सरा पे जाएं, खान अकेडमी के ऊपर जाएं तो आपको अकाउंटिंग की स्किल्स के ऊपर कोर्सेज मिल जाते हैं। आप वहाँ से वो कोर्सेज अटेंड करें, अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को इन्हेंस करें और फिर उसकी वेल्थ रिकंसिलिएशन बनाएं। वरना आज वो टैक्स पेयर परेशान होगा और कल को आप परेशान होंगे जब वो टैक्स पेयर आपके पास आके कहेगा कि ये आपने मेरी वेल्थ के साथ क्या किया है। अच्छा जी, ये इसमें से कई बातें मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। बैंक क्रेडिट एंट्रीज़, ये तमाम की तमाम बैंक क्रेडिट एंट्रीज़ आपके क्लाइंट की आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या हैं और उनको आपने वेल्थ रिकंसिलिएशन में इनफ्लोज में कैसे दिखाना है। इसी तरह जो मेजर डेबिट्स हैं उनका आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं ना, तो बैंक स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद जो मैंने कॉमन एरर्स देखे उसमें देखा अक्सर लोग प्रोविडेंट फंड के बैलेंस को, इंश्योरेंस के बैलेंस को वेल्थ स्टेटमेंट में मिस कर जाते हैं। तो याद रखें कि प्रोविडेंट फंड का बैलेंस और इंश्योरेंस का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है उसे भी आपको वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए। वो वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है, वो एक्सपेंस नहीं हो रहा, वो वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है। जैसे मैं पहले बता चुका कि फेयर मार्केट वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर नॉन कैश आइटम्स, शुरू में जैसे रिपेयर अलाउंस की हमने बात की, इसी तरह सैलरीड अगर इंडिविजुअल है, उसको गाड़ी और घर मिला हुआ है इस्तेमाल के लिए, तो उसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं एज पर टैक्स लॉ, बट दैट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी वेल्थ फॉर द पर्सन। तो जो नॉन कैश आइटम्स हैं, जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं, उनको आपने प्रॉपरली अकाउंट फॉर करना है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, ताकि वो कैश इन और कैश आउट को रिफ्लेक्ट करें। मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, वो रिपेयर वाली जो सर ने कहा था ना उसी के ऊपर। मसलन एक शख्स की रेंटल इनकम है 10 लाख रुपया और उसने कोई ख़र्चा नहीं किया, वो रेंटल इनकम सीधी सीधी उसने अपने बैंक अकाउंट के अंदर पार्क कर दी। तो जब आप वेल्थ स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तो आप दिखाएंगे कि मेरे बैंक के अंदर जो है वो 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है
लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही होगी वो 8 लाख होगी, क्योंकि आपने रिपेयर अलाउंस क्लेम किया होगा, जबकि आपका एक्चुअल कैश 2 लाख रुपए अभी भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप इस रिपेयर अलाउंस की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आपकी वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसी तरह से बाकी नॉन कैश आइटम्स को भी आपने एडजस्ट करना और कैलकुलेट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, आगे आगे चले जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लोज हो गया जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का तवज्जो से सुनने का और क्वेश्चंस का। और फाइनली अगर मेरी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है, बाकी ये सिर्फ आप लोगों की यानी फ़ायदे के लिए एक मैंने स्लाइड्स दी हुई हैं जहाँ से आप आयरस कैलकुलेशन और एग्जाम्पल को रिव्यू कर सकते हैं। एक इसमें सिर्फ ये बात मैं एक आखिरी अर्ज़ कर दूँ कि जब भी आयरस के ऊपर आप जाएं तो ये जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का एट्रीब्यूट वाला कॉलम है इसे लाजमी क्लिक करें, ताकि वो नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट की रिटर्न रिफ्लेक्ट हो कि ये रेजिडेंट की है या नॉन रेजिडेंट की रिटर्न है। दोनों की फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ जाता है। फाइनल क्वेश्चंस किसी के कोई हैं तो जी पूछ लें। सर, नॉन रेजिडेंट को टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए? अगर नहीं कर, अगर फाइलर होने के लिए करता है तो उसको नील की रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर नील की रिटर्न फाइल करता है तो उसको डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है, तो उसके ऊपर उसको क्या तरीका जी देखिए, नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है अगर वो सिर्फ फाइलर बनने के लिए रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने जाहिर सी बात है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अपनी सेव करना चाह रहा है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है, अब डिपार्टमेंट की भी एक मजबूरी है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का काम है ये कि जब उसको अगर किसी की कोई रिटर्न के अंदर या चीज़ों के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो वो क्वेश्चन पूछेगा। सो एज लॉन्ग एज यू कैन आंसर द क्वेश्चन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो डिपार्टमेंट का नोटिस भेजना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उस नोटिस को, बल्कि मैं अगर ऑन अ लाइटर नोट कहूँ तो डिपार्टमेंट का नोटिस भेजना तो अच्छा होता है, जैसे दाग तो अच्छे होते हैं ना, वो नोटिस भेजता है तो हमारी बरादरी का कारोबार चलता है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट का नोटिस भेजना, एंड ऑन अ सीरियस नोट एज वेल, इट इज़ नॉट एन इशू, वो उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने पूरी करनी है। प्रॉब्लम उस वक्त है व्हेन वी आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड द नोटिस प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम ट्रेल नहीं दे सकते, तो फिर इशू आएगा। जी जी बिल्कुल, मनी ट्रेल का तो सबको पता चल गया है कि देनी ज़रूरी है। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जी प्लीज़। एक दूसरे केस में उसने अपने अकाउंट में पैसे भेजे हैं, ठीक है। दोनों केसेस को अगर हम देखें, जिसमें उसने एक केस बताएं, उसने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, तो क्या ये फ़ौरन रेमिटेंस जो है वो अपने रिटर्न में क्लेम कर सकता है, या जिसके मेंबर के भेजे हैं पैसे उसी के हैं? जी देखिए, अब वो पैसे किस मकसद के लिए भेजे, मसलन से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एक शख्स ने अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे भेजे हैं, जो उन्होंने, वो खुद वहाँ पे रहता है और उसने रेमिटेंसेस भेजी हैं। तो मैंने पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर किया था कि अगर बीवी बच्चे रिटर्न फाइल नहीं कर रहे और वो नॉन रेजिडेंट अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है तो अपनी रिटर्न में दिखा दे कि ये मेरी रेमिटेंसेस मैंने भेजी हैं और मेरी ये फॉरेन सोर्स इनकम है विच इज़ एग्जाम फ्रॉम टैक्स। उसे रेमिटेंसेस नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि उसे दिखाना चाहिए कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ और मेरी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, तो एग्जाम्पशन में दिखा दे, या इवन जैसे उस भाई ने कहा था नील की रिटर्न भी फाइल कर सकता है। क्वेश्चन सिर्फ ये होगा कि डिपार्टमेंट पूछेगा, जब रेमिटेंस डिपार्टमेंट के पास बैंक स्टेटमेंट जाएगी तो डिपार्टमेंट पूछेगा भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो अगर वो जिसको भी नोटिस आता है ही कैन एक्सप्लेन द मनी ट्रेल, जो सर ने कहा कि अब तो बच्चे बच्चे को पता है, सो इफ़ ही कैन एक्सप्लेन और शी कैन एक्सप्लेन द मनी ट्रेल, इट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, दूसरे सूरत में बाज़ औक़ात उसकी ओब्लिगेशंस होती हैं, जैसे उसने कोई प्लॉट्स लिया हुआ है तो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, थर्ड पर्सन को यूज़ कर रहा है, यानी बच्चे, बेगम नहीं है, भाई के अकाउंट को यूज़ कर रहा है, तब इसको किस तरह वो बैलेंस करें? देखिए अगेन, जो भाई के अकाउंट में यूज़ हो रहा है, अगर मैं प्योर अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखूं, से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, मेरा कज़न है, वो मुल्क से बाहर है, उसने कहा यार मैंने प्लॉट ख़रीदना है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ। ठीक है, जब उसने पैसे भेजे तो मेरे लिए वो क्या है, आमदनी तो नहीं है, लाइबिलिटी है ना।
वो लायबिलिटी है। और जब मैंने प्लॉट ख़रीद के उसके नाम पे चढ़ा दिया तो वो लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। जब जून 30 आया तो मेरी कोई वेल्थ में कोई चीज़ है? कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिपार्टमेंट, हाँ, एक एहतियातन एक डॉक्यूमेंट बना लें, कोई ट्रेल बना लें और उसमें लिखवा दें कि यार ये दोनों आपस में कि यार ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इससे ये प्लॉट ख़रीद लेना, ताकि डिपार्टमेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप आंसर कर दें। नहीं, सवाल यहाँ पे ये जिसके नाम प्रॉपर्टी हो रही है उसका तो सोर्स नहीं है। नहीं, प्रॉपर्टी वो तो तो third नॉन person रेजिडेंट के के नाम हो रही है या लोकल के नाम हो रही है? उसके नाम हो रही है जो अच्छा, भेजने अगर वाला वो लोकल के नाम हो रही है तो अगेन वो अपनी रिटर्न में उसे रिफ्लेक्ट कर सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, और दूसरी साइड पे लोन दिखा दे और प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दे बाद में। या वो जो बंदा है ना वो अपनी रिटर्न फाइल करे और उसमें दिखाए प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ अदर्स। ठीक है, जब वो उधर दिखा देगा कि भाई मेरे चूँकि मजबूरी थी, मैं पाकिस्तान आ नहीं सकता था, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग मैंने दूसरे बंदे के नाम पे रखी हुई है, तो एज लॉन्ग एज यू हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रांजेक्शन एंड देयर इज़ अ मनी ट्रेल, आपको सिर्फ ये करना है कि उसे रिफ्लेक्ट किस तरह से करना है। तो आप अगर किसी यूनुस गाजी साहब जैसे उस्ताद से मशवरा करेंगे तो आपको बताएंगे कि उसे रिफ्लेक्ट किस तरह से करें जिस पे आपका नोटिस जवाब दे सकें। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? सर हमारे यहाँ रियल इस्टेट सेक्टर में नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि कोई भी डेवलपर जो है वो लैंड लेता है जी, एग्रीमेंट करता है और इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करता है, और जब भी उसका बायर कहता है जी प्लॉट मेरे नाम कर दें तो वो लैंड ओनर से डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र करवा देता है। तो सर उसकी जो इनकम है उसको सर कैसे ट्रीट किया? देखिए, वो तो अब एक लोग टैक्स एविजन जो कर रहे हैं या उसके वाले से, तो हम तो यही कह सकते हैं कि भाई ऐसा ना करें। हम तो टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं, उनकी टैक्स एविजन की वजह से अल्टीमेट गवर्नमेंट सारा बोझ हमारे ऊपर डालती है ना। हमारा पहले 10% टैक्स कटता था, अब 11% टैक्स कटता है। और इफेक्टिव ये होता है कि हमारा जो 11% टैक्स कटता है, तो मैंने जब पिछले साल अपनी टैक्स रिटर्न बनाई तो मेरे ऊपर इफेक्टिव रेट तकरीबन 42% का आया मेरे प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि इतना मार्जिन होता नहीं है जितना हमारा टैक्स एट सोर्स विदहोल्ड हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दीज टैक्स एवेडर्स वी आर सफरिंग। तो हमें तो ये चाहिए कि इन टैक्स एवेडर्स को समझाएं कि यार टैक्स एवेड ना करें, और अगर हिम्मत है थोड़ी सी विसल ब्लो कर दें। ठीक है सर, मरवाएंगे सर आप, इनाम भी ले जी। कोई और क्वेश्चन किसी का? प्लीज़। सर वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो बिज़नेस के अकाउंट होते हैं, बिज़नेस के नाम से जो खुले होते हैं, पर्सनल इंडिविजुअल अपने वेल्थ में वो डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा? वो नहीं, वो अगर बिजनेस के अकाउंट हैं तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, उसकी बैलेंस शीट बननी चाहिए, और बैलेंस शीट के अंदर वो अकाउंट्स बैंक बैलेंस के नाम से वहाँ पर आने चाहिए, और रिटर्न के अंदर सिर्फ कैपिटल, जो नेट कैपिटल है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नॉर्मली ऐसे चल रहा है प्रैक्टिस में कि जो इंडिविजुअल बिजनेस होल्डर हैं, जो होलसेलर हैं, इंडिविजुअल पर्सन, उनके कंपनी के नाम से भी बैंक अकाउंट चल रहे हैं, इंडिविजुअल अपने पर्सनल भी चल रहे हैं, दोनों वेल्थ में डिक्लेयर कर रहे होते हैं। वो इनकरेक्ट प्रैक्टिस है ना जी, जो मैं तो बता रहा हूँ कि करेक्ट प्रैक्टिस क्या है। जी ठीक है सर। तो इसी तरह सर एक सवाल और है कि अगर जो होलसेलर हजरात हैं हमारे, उनका बैंक स्टेटमेंट अगर हम स्टडी करते हैं तो उनका टर्नओवर जा रहा होता है 2-2.5 करोड़ 20-25 करोड़ तक उनका टर्नओवर जा रहा है, उससे रिफ्लेक्ट हो रही होती है क्रेडिट साइड हमारी, तो वो भी मिनिमम टैक्स में फॉल करेंगे? जी, मिनिमम टैक्स तो हर एक के ऊपर लगता है ना। ठीक है, अच्छा, अलबत्ता उसमें मिनिमम टैक्स के उन्होंने कुछ रिड्यूस रेट दिए हुए हैं, उसका फ़ायदा आप देखें वो उठा सकते हैं। मसलन Tier 1 रिटेलर में चले जाएं तो आजकल मेरा ख्याल है उसका 0.25% का रेट है, तो इस तरह का देख लें अगर कोई बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में भी कुछ लोग रिडक्शंस दी हुई हैं, उनमें देख लें, FMCG वगैरह किए हैं, उधर से कोई फ़ायदा मिल सकता है। अदरवाइज़ तो मिनिमम टैक्स 1.25% देना पड़ेगा। और इसी तरह सर इंपोर्टर जो हजरात हैं 100% इंपोर्ट करके और यहाँ पे माल बेच रहे होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे सर? नहीं, इंपोर्टर्स का तो जो एट सोर्स 148 का कट जाता है वो भी मिनिमम टैक्स है ना उनके लिए। वो एडजस्टमेंट लेंगे उसकी? वो उसको अपनी उन्होंने तो फिर देखना होता है, जैसे 153(1)(b) वालों का नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी, विच एवर इज़ हायर, फिर वो उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। आप वो स्लाइड देखें ना जहाँ पे मैंने कहा था, अब ये कैलकुलेशन इस तरह से होती है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, मिनिमम अंडर 113, मिनिमम अंडर 148, विच एवर इज़ हायर, फिर वो पे करना होगा। ठीक है सर।
वो एक क्वेश्चन, अच्छा सॉरी इनके पास है, आप पूछ लें। सर फ्रीलांसर की आईटी एक्सपोर्ट्स की जो फॉरेन इनकम होगी उसकी ग्रॉस रिसीट के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, टैक्स ट्रीटमेंट होगा, या उसके नेट इनकम पे होगा, एक्सपेंसेस माइनस कर? फ्रीलांसर की जो रिसीट्स है ना, जो बैंकिंग चैनल के ज़रिए आ रही हैं, उन रिसीट्स पे बैंक टैक्स एट सोर्स डिडक्ट कर लेगा एंड दैट इज़ फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इफ़ बैंक नॉट डिडक्टेड, अगर टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ और नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आई हैं तो आपको खुद पे कर देना चाहिए। सर जी, सेक्शन 21 के अंदर एडमिसिबल जो अलाउंसेज हैं कि जगह टैक्स विद होल्ड ना हुआ तो उस एक्सपेंस को मतलब वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जगह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 11(2), उसके फोर्स लेबर तो अलाउ नहीं है। मैं सवाल नहीं समझा। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11(2) तो फोर्स लेबर अलाउड नहीं है। फोर्स लेबर अलाउ नहीं है। जी जी, विद होल्डिंग तो एक फोर्स लेबर है ना। अच्छा, ये तो देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं देखें, कन्फ्लिक्शन तो है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मतलब कन्फ्लिक्शन है। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो इस पर कोई फैसले तो हों सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के? नहीं, इस पे फिलहाल फैसला कोई नहीं है। मतलब सर ये एक मिनट, वो उनके हाथ में माइक है, ज़रा एक मिनट उनको। वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से मेरा सवाल था कि हम जब वेल्थ स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें अपने स्पाउस और डिपेंडेंट्स के एसेट्स भी डिक्लेयर किए जाते हैं। तो अगर स्पाउस भी जो है कोई बिज़नेस रन कर रहा है या सैलरीड इंडिविजुअल है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उसके एसेट्स अलहदा डिक्लेयर किए जाएंगे उसकी रिटर्न में? जी जी बिल्कुल। और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं रहेगी बाकी? अगर दोनों इनकम अर्न कर रहे हैं तो दोनों अपनी इनकम भी डिक्लेयर करें, दोनों अपनी अपनी वेल्थ भी डिक्लेयर करें। आपका क्वेश्चन था जी? (154A) कैपिटल ए के साथ। सरचार्ज कौन सा है उसमें? इसमें ये एक्साइज ड्यूटी सरचार्ज, इसमें किस सेक्शन में वो काटेगा टैक्स? 154A के तहत ये लिखा हुआ है कि एवरी ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड डीलर से मुराद है बैंक वगैरह, ठीक है, जब किसी की एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आती हैं आईटी सर्विसेज के एवज या किसी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के एवज, तो वो बैंक जो है उसके ऊपर 0.25% या 1% टैक्स काट लेगा। जैसे गुड्स के एक्सपोर्टर का कटता है ऐसे सर्विस एक्सपोर्टर का भी कटेगा एंड दैट इज़ FTR। इसमें 0.25% एक्साइज ड्यूटी सरचार्ज करता है और 1% 154। नहीं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ये इनकम टैक्स कटेगा। हाँ, वो पंजाब, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, वो नहीं है। किस रेट पे फॉरेन करेंसी को, किस रेट पे वेल्थ स्टेटमेंट में? फॉरेन करेंसी, देखें प्रिंसिपल ये है कि हर एसेट जो है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट पे आएगा, तो फॉरेन करेंसी भी कॉस्ट के ऊपर आएगी। यानी 2 साल पहले अगर थी तो वही रेट होगा? वही रेट चलेगा। ठीक। उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात डिफ़िकल्ट होता है जब वो ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा मूव हो रही होती है ना, कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को आप फॉलो कर लें। जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी सवालात हमारे हो गए हैं और आज का प्रोग्राम भी मुकम्मल हो गया है। तो शुक्रिया, अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूनुस गाज़ी साहब का, इमरान गाज़ी साहब का, प्रेसिडेंट बार जो हैं अता इसाक साहब का, और तमाम हाज़रीन का जिन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुना, और शुक्रिया आपकी बुलावे का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।